गुड इवनिंग ऑल नर्सिंग ऑफिसर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि नोरसेट 8 का फॉर्म कैसे फिल करें, क्या क्या उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन कैंडिडेट्स उसके लिए एलिजिबल होंगे, कितनी इसकी एग्जाम फॉर्म की फीस होगी, क्या एक्सपीरियंस चाहिए हमें इसके लिए। मोस्टली जो फ्रेशर पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस आती है जब वो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं, तो उनकी जो माइनर मिस्टेक होती है उनकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और उनका नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना अधूरा रह जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, नोरसेट जो है साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है एम्स के थ्रू। इसके अंदर सभी एम्स की वैकेंसी होती है और उसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी वैकेंसीज इंक्लूड होती है। ये साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। जो नोरसेट 8 है उसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 24 फरवरी से, और जो लास्ट डेट है इसकी फॉर्म फिलिंग की दैट इज 17 मार्च। 17 मार्च से पहले पहले आप लोगों को फॉर्म फिलिंग करनी है। हो सके तो आप ट्राई करना कि 15 मार्च तक आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम पे पेमेंट रुकने की वजह से आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट फिल नहीं हो पाता और आप जो फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं कर पाते। तो आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि आप 15 मार्च तक आप फॉर्म को फिल कर लें, ताकि आपको लास्ट टाइम में साइट बिजी होने की वजह से कोई भी दिक्कत ना आए फॉर्म फिलिंग करने में। नोरसेट जो 8 का फॉर्म फिल करोगे तो आपके 6 स्टेप्स होंगे फॉर्म फिलिंग के। सबसे पहले आप लोगों से बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, बेसिक डिटेल्स पूछी जाती है। जब भी आप फॉर्म फिल करते टाइम बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे, आप लोगों को बेसिक डिटेल फिल करते टाइम कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि बेसिक डिटेल्स में कोई भी मिस्टेक हुई आपके नेम में, आपके फादर नेम में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो उसको करेक्ट करने का मौका नहीं दिया जाता। तो स्पेशली आपको ध्यान में रखना है फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कि बेसिक डिटेल्स में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों से क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नोरसेट 8 के फॉर्म फिलिंग के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एक्सपीरियंस। फीस के रिगार्डिंग सिटी चॉइस भी पूछी जाती है आप लोगों से। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सिटी चॉइस को फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों से इमेजेस अपलोड करवाई जाती हैं। इमेजेस के अंदर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करनी होती है। अगर आप कहीं पे वर्किंग है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करनी होती है। किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी होती है। इसके साथ साथ आपको थंब इम्प्रेशन अपलोड करना होता है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। की फोटो अपलोड करनी होती है, व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। इनके साइज जो है वो आपको जब फॉर्म फिल करोगे तो उसमें मेंशन किया होता है किस साइज में, किस फॉर्मेट में अपलोड करनी होती है। उसके साथ साथ आपको सिग्नेचर भी अपलोड करने होते हैं। तो ये 6 स्टेप्स में आपकी फॉर्म फिलिंग होती है, जो आपको 1 बाय 1 फिल करना है, बहुत ही ध्यान से फिल करना है। और बेसिक इंफॉर्मेशन जो है उनको करेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया जाता, तो आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है उसके अंदर। उसके बाद हम देखते हैं नोटिफिकेशन के अंदर कि है और कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए। जो बीएससी स्टूडेंट्स होते हैं और जो पोस्ट बेसिक स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उन्हें कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। किसी भी स्टेट से हो, कहीं से भी रजिस्टर्ड हो, किसी भी स्टेट से, दैट आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि डिप्लोमा जीएनएम जिन्होंने किया हुआ है उन स्टूडेंट्स को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो भी एटलीस्ट 50 बेडेड हॉस्पिटल का चाहिए। अगर उससे कम है तो वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, एटलीस्ट 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। तो जब भी आप एक्सपीरियंस बनवाते हैं, जहाँ पे आपने वर्क किया है, काम किया है, तो वहाँ से आप एक्सपीरियंस बनवाएं। आपको ध्यान में रखना है जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फेक सर्टिफिकेट की वजह से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो जो भी आप एक्सपीरियंस बनवाएं वो ओरिजिनल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन जो नंबर फिल करते हैं आप फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, दैट शुड बी ओरिजिनल, वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। फेक रजिस्ट्रेशन के बेस पे आपको फॉर्म फिल नहीं करना।
वरना आपका फॉर्म तो रिजेक्ट होगा ही और नेक्स्ट टाइम से भी आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे एम्स के लिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एज लिमिट। 18 से 30 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद फीस की बात करते हैं। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3000 होती है फीस, और SC ST और EWS कैंडिडेट्स के लिए 2400 है, और जो PWD कैंडिडेट्स है, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है, उनके लिए फीस एग्जेम्प्टेड होती है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है फॉर्म। ST SC जो कैंडिडेट्स है उनकी जो फॉर्म फीस है वो रिफंड हो जाती है एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद। नोरसेट का जो एग्जाम है वो 2 स्टेजेस में होता है, प्री और मेंस एग्जाम होता है। नोरसेट 8 का जो प्री की डेट है दैट इज 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा प्री का। जो स्टूडेंट्स प्री क्वालिफाई करेंगे उनके लिए मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा 2 मई को। तो आप लोगों को अभी से ही प्री की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। फॉर्म को फिल करो अच्छे से ताकि रिजेक्ट नहीं हो। उसके बाद आपको प्री की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं कि जो नोरसेट का फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल किया जाएगा। आपको इस साइट पे जाके अपना फॉर्म को फिल करना है। लास्ट डेट आपको याद रखनी है कितनी, 17 मार्च इसकी लास्ट डेट है। 5 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, अपने फॉर्म को पहले ही फिल करना है। उसके बाद अगर आपको रिजेक्शन किसी भी फोटो इमेज ब्लड अपलोड कर दी आपने, या फिर सिग्नेचर आपका क्लियर नहीं है, वाइट बैकग्राउंड की फोटो अपलोड नहीं की, तो आपको करेक्शन का टाइम दिया जाएगा। 26 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक का आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा। उस टाइम पे आप करेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको फर्स्ट टाइम में ही ध्यान रखना है आप सारी इमेजेस बिल्कुल क्लियर अपलोड करें ताकि करेक्शन की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। बेसिक डिटेल्स में करेक्शन का टाइम नहीं मिलेगा आपको, तो वो आपको बहुत ही ध्यान से फिल करनी है। चलो बात करते हैं कि अगर कोई स्पेशल कैटेगरी से कोई पर्सन बिलोंग करता है तो उसको भी ध्यान में रखना है। जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं वो विद इन जो डेट दी हुई है 2024-2025 के लिए वैलिड होनी चाहिए और सेंट्रल फॉर्मेट में होनी चाहिए, तभी आपकी कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगी। जो कैंडिडेट्स वर्किंग हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर्म फिलिंग से पहले उनके इन हैंड होनी चाहिए, तभी वो फॉर्म फिल करेंगे, और सेम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर्म फिलिंग के टाइम पे भी अपलोड करवाई जाएगी, और सेम सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी आपको प्रेजेंट करनी होती है। तो आपको वो संभाल के रखनी है अपनी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो भी वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। जनरल के लिए 30 इयर्स होता है, अगर SC ST कैंडिडेट है तो 5 इयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो जनरल स्टूडेंट्स को स्पेशली ध्यान में रखना है कि उनके लिए जो एज है इस फॉर्म को अप्लाई करने की दैट इज 30 इयर्स, 30 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होता है। फिजिकली हैंडीकैप जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 13 इयर्स का, और SC ST से बिलोंग करते हैं तो 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन उनको मिलता है फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स को। अब जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो स्टूडेंट्स पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट की स्पेसिफिक डेट मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में। वो सर्टिफिकेट अगर उन्हीं डेट्स के इन बिटवीन बनाई गई है तो ही एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं है। ओबीसी जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी कैटेगरी बेनिफिट लेने के लिए। नॉन क्रीमी लेयर से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनको अपनी कैटेगरी अपलोड करनी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, और वो कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 से लेकर 17 मार्च 2025 के बीच में बनी हुई होनी चाहिए। अगर इनके बीच में बनी है तो ही आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होगी। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अगर आपके पास एट प्रेजेंट टाइम अपडेटेड कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप प्रीवियसली जो सर्टिफिकेट है, ओल्ड सर्टिफिकेट है, वो भी अपलोड कर सकते हैं। बट जब वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस टाइम पे आपको जो डेट मेंशन की गई है उन्हीं के इन बिटवीन आपको सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट करनी होती है। लेकिन अभी आपको रिस्क नहीं लेना, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप अपनी सर्टिफिकेट को बनवाएं, अपडेट करवाएं, उसके बाद आप फॉर्म को फिल करें। क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आप वहीं पे रुक जाओगे, आप एग्जाम ही नहीं दे पाओगे, तो आपको फॉर्म फिलिंग
करते टाइम बहुत ही ध्यान से आपको हर चीज को देखना है, हर स्टेप को अच्छे से फिल करना है। सेम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो भी आपको डेट मेंशन की गई है, इन्हीं के बीच में आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वैलिड होगी, अदरवाइज आप कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले पाओगे, जनरल में काउंट किए जाओगे आप। सेम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो होती है, फिजिकली हैंडीकैप जो पर्सन्स हैं उनको भी अपनी कैटेगरी वैलिड कैटेगरी देनी है। ऐसी नहीं है कि फेक हमने सर्टिफिकेट बनवा ली है फिजिकली हैंडीकैप की। तो जब भी आपकी वेरिफिकेशन होगी तो मेडिकल जो टीम होती है वो वेरीफाई करती है, आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करती है, स्पेशली जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन्स होता है उनका। तो आपको फेक सर्टिफिकेट नहीं बनवानी, वरना आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाओगे। इन बिटवीन आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी न्यू अपडेट आ रही है तो आपको इस पोर्टल पे दिख जाएगा। आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करके आप न्यू इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं अपनी नॉलेज को। तो स्पेशली जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, और जो वर्किंग स्टूडेंट्स है, वर्किंग कैंडिडेट है, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनकी इन हैंड होनी चाहिए। जो भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर रहे हैं वो भी आपको बहुत ही ध्यान से फिल करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर गलत नहीं फिल करना, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन फिल नहीं करनी, आप उसी टाइम पे रिजेक्ट हो जाओगे और एलिजिबल नहीं हो पाओगे एग्जाम देने के लिए। उसके बाद नोरसेट का जो है प्री और मेंस 2 एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, उनका अपना पैटर्न है, स्कीम है एग्जाम कंडक्ट करवाने का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग देखते हैं कि क्या क्या चीजें अवेलेबल होनी चाहिए हमारे पास। चलो उसके बाद हम देखते हैं नीचे जो भी आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट जिससे आप बिलोंग करते हो उसका पैटर्न दिया हुआ है, आप लोगों को ध्यान से देखना है। सेंट्रल पैटर्न में आपके पास सर्टिफिकेट्स अवेलेबल होनी चाहिए, नीचे दी गई हैं। ये सब जो कैटेगरी सर्टिफिकेट पैटर्न है, स्कीम है एग्जाम कंडक्ट करवाने का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग देखते हैं कि क्या क्या चीजें अवेलेबल होनी चाहिए हमारे पास। तो आपको ये बेसिक 6 स्टेप्स जो है, बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी है, आपको अपनी क्वालिफिकेशंस अच्छे से फिल करनी है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, आपको परसेंटेज वगैरह भी प्रॉपरली फिल करनी है, एक्यूरेट फिल करनी है। एक्सपीरियंस अगर आप लोगों के पास है, जीएनएम स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 50 बेडेड एक्सपीरियंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको फेक एक्सपीरियंस नहीं बनवाना है, आपको वैलिड नहीं होगा, आप बाहर हो जाओगे। आपको अपनी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग सिटी चॉइस करनी है, इमेजेस बिल्कुल क्लियर अपलोड करनी है। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को रिप्लाई दिया जाएगा, लेकिन फॉर्म आपको अच्छे से फिल करना है। आज के लिए यही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस हॉस्पिटल में कितनी वैकेंसी आई है, कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको जो फॉर्म है वो बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना है। थैंक यू टू ऑल, thank you for watching this video. Please share this video to all your friend circles ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम फिलिंग में कोई दिक्कत नहीं आए, फॉर्म को अच्छे से फिल कर पाएं। थैंक यू टू ऑल।